भाजपा ने 99 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने का फैसला किया है, जिससे ये साफ होता है कि पार्टी अपने वर्तमान नेताओं में विश्वास रखती है। इसके अलावा श्रीजय चौहान और नितेश राणे के नामों की चर्चा भी खास है। आइए अब आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों नेता महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भाजपा की रणनीति का क्या मतलब है। वहीं महायुति और एमवीए के बाद अब परिवर्तन महाशक्ति का उदय हो चुका है। राजू शेट्टी की स्वाभाविक शेतगिरी और बच्चू कुंडू की प्रहार जनशक्ति का यह गठबंधन चुनावी परिदृश्य में किस तरह से बदलाव ला सकता है? क्या ये नए गठबंधन पारंपरिक दलों के लिए खतरा बनेंगे या ये सिर्फ चुनावी खेल का एक हिस्सा है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट कांग जी। सर, भाजपा ने मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देकर क्या संदेश देना चाहती है और इससे पार्टी के प्रति जनता का क्या विश्वास बढ़ सकता है? देखिए रोमा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिस तरह की गलती कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर की थी। कांग्रेस ने जो मजबूत कैंडिडेट्स थे उन्हें कहीं कहीं लगता है कि किसी एक शख्स की जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस में चली और वहां जो है टिकटें सही तरीके से वितरण नहीं हुआ और कई सारे बागी खड़े हो गए। और मैंने पहले भी कहा था, कई बार हम चर्चा भी कर चुके थे कि लगभग 29 बागी जो है चुनावी सीट्स पे जो है खड़े हुए थे अलग अलग रीजन के अंदर। और उसका साफ तौर पर प्रभाव दिया कि लगभग कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस जो है 2000 से 5000 6000 7000 वोटों से चुनाव हार गई। कहीं ना कहीं वो वोट शिफ्ट जो है जो कांग्रेस के ही बागी थे वो खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि 99 सीट से कि उसकी पार्टी के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी जो है मैदान में नहीं है, चुनाव में नहीं है। और दूसरा, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के बागी जो है चुनाव में खड़े हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएं। तो एक ये रणनीति का हिस्सा है उनका। दूसरा, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीत के आई है, हरियाणा के अंदर आई है और उसे कहीं ना कहीं आरएसएस का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, तो साफ ये भी संकेत है। और मुझे लगता है कि इस बारे में पूरी चर्चा भी की गई होगी आरएसएस मुख्यालय के अंदर कि वहां एक रणनीति बनाई गई होगी कि आरएसएस अब पूरी तरीके से साथ देने के लिए खड़ी है, क्योंकि आरएसएस के भी लगभग 100 साल हो रहे हैं और वो ये चाहती है कि इस बार जितने भी चुनाव हो 100 साल के अंदर, मतलब जो 100 साल होने जा रहे हैं, तो 100वें वर्ष के अंदर जो जन्मदिन जब वो मनाएंगे तो आरएसएस के ऊपर ये तमगा होना चाहिए कि जिन जिन सीटों पे आरएसएस ने उनका कांग्रेस बीजेपी का समर्थन किया, उन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो कई सारे जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं कि पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी बागी जितने भी थे उनको नहीं खड़ा करना चाहती। दूसरी तरफ एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमने पिछले पूरे 5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया। जो भी मनमुटाव हुआ दूसरी पार्टियों के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं चाहा महाराष्ट्र के अंदर की कोई जो चुनी हुई सरकार थी वो गिरे और उसको उन पार्टियों को तोड़ा जाए। तो इस तरह के नैरेटिव शायद वो देना चाह रही हैं। तीसरा, आरएसएस का साथ देना चाह रही हैं और आरएसएस मुझे लगता है एक तालमेल हो गया है कि आरएसएस भी चाहता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में भी चुनाव जीते और वो सारा का सारा श्रेय अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ना देके आरएसएस को मिले, ताकि कहा जा सके कि आरएसएस के बलबूते ये चुनाव जीता गया है। तो साफ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, जिस तरह की खबरें आ रही हैं महाविकास युति के अंदर, महाविकास युति में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही सीट शेयरिंग के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लॉयल शेयर लेकर जा रही है। लगभग 155 सीटें हैं वो जीत के, मतलब 155 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी जो शिंदे की पार्टी है वो दूसरा बड़ा शेयर लेगी और अजीत पवार की पार्टी थोड़ा छोटा शेयर लेगी। तो इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन अपना कर रहे हैं और ये दिखला दिया है अपनी जो 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 गठबंधन के साथी उनको इस बात का संदेश भी दे दिया है कि हमारे कैंडिडेट्स पहले 155 या 150 जो सीटें चाहिए और हमारी सीटें ज्यादा थी तो हमारा लॉन्च शेयर रहेगा। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा में हमने कितनी थंपिंग विक्ट्री जीती है। तो साफ संदेश है कि हमें जो है बड़ा शेयर चुनाव के अंदर चाहिए। तो ये जो है मेरे ख्याल से यही सारे संदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गठबंधन के सहयोगियों को और जो है जो महाराष्ट्र की जनता को देना चाह रही है। जी। महाराष्ट्र के जो उपचुनाव है इसमें शिवसेना और अजीत पवार गुट की भूमिका क्या होगी और क्या ये भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है?
नहीं, देखिए मुझे लगता है अब तो ये सब गठबंधन में आ गए हैं और इनकी जो युति है वो देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महाविकास अघाड़ी और महाविकास युति में केवल वोट डिफरेंस से कुछ खास ज्यादा है नहीं, केवल 0.7% का 1-1.5 लाख वोटों का केवल अंतर है। लेकिन सीट शेयर जो है महाविकास अघाड़ी का बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि कई सीटें ऐसी होंगी लोकसभा के अंदर जो है 2-4, 10,000, 20,000 से हार गई होंगी, क्योंकि लोकसभा के अंदर 10-20 हजार का जो हार जीत होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, और 10,000 से नीचे की जीत जो है विधानसभा में भी बहुत बड़ी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी में जिस तरह की दरारें दिखाई दे रही हैं, अगर वो दरारें कायम रहती है तो मुझे लगता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे लगता है फिर नहीं रह जाएगा, और महाविकास युति वो काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब तक ये अपनी हार से उभर पाएंगे या अपने जो दरार हैं उनसे उभर पाएंगे तब तक जो है महाविकास युति चुनाव में काफी बाजी मार लेगा। देखिए चुनाव में सबसे बड़ा बात होता है परसेप्शन का। अगर अभी आपका घर ठीक नहीं है तो चुनावों में जीतने के बाद क्या होगा? तो साफ एक इस तरह का संकेत आप यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ था 2017 के अंदर, जब चाचा भतीजे का लड़ाई हुआ था, तो साफ तौर पे उस वक्त लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जीत के आ जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है चुनाव हार गई। तो साफ संकेत था, तो जनता ने साफ यही अंडरस्टैंड किया या यही नैरेटिव सेट हुआ कि जब अभी से तालमेल नहीं है तो चुनाव जीतने के बाद कैसा तालमेल होगा। तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी को जो है अपना तालमेल सही करके जल्द से जल्द टिकट का बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रही। शायद 25 तारीख लास्ट डेट है नामांकन, या 25 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो है जो तालमेल है उन्हें बना के रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि ऑल इज वेल इन एमवीए, तो वहां कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और हम जैसा चाह रहे हैं वैसा चल रहा है, और साफ दिखाई भी दे रहा है। सर, ये जो इस बार टिकट बांटे गए हैं, टिकट वितरण में जो पारदर्शिता से भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कितनी उम्मीद लगती है आपको? देखिए रुमा, मैंने पहले भी कहा था टिकट की जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता तो ठीक है। मैंने जो नैरेटिव्स बताए भारतीय जनता पार्टी जो देना चाह रही है टिकटों के माध्यम से, वो साफ तौर पे यही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, और सरकार ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है। और लॉ एंड शेयर, सबसे बड़ा शेयर भी भारतीय जनता पार्टी सीट्स के मामले में युति के अंदर लेना चाहेगी, महाविकास युति के अंदर, कि 160 165 सीट, मतलब 150 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का शेयर रहने वाला है, बाकी एकनाथ शिंदे और उसके बाद। और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जो सीट्स हैं, कई जगह सीट्स में कुछ मनमुटाव भी है, तो कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 99 तो उसने अपनी वो सीट फिक्स कर दी जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो चुनाव एक तरफा जीत रही है। दूसरी कुछ सीट्स ऐसी हैं कि जहां कभी पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे, हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, तो उन पे जो है महाविकास युति में से शिवसेना से जो शिंदे गुट है उनको लोगों को टिकट दे दिया जाए, या एनसीपी के लोगों को टिकट दे दिया जाए, या ये कह सकते हैं जहां कभी एनसीपी अजीत पवार जीते थे, अजीत पवार के लोग जीते थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को टिकट दे दिए जाए। तो मुझे लगता है एक एक सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है महाविकास युति के अंदर वो तैयार कर लिया गया है और वो डेवलप कर लिया गया है। मुझे लगता है उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आ रही। सारी दिक्कत जो है मुझे महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है जब हरियाणा चुनाव लड़ने से पहले थी। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, और संजय राउत ने संकेत दिया भी है कि हम यहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, और इस नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कई बार अपने आप को सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ता है। तो उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को कई सीट्स जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि तीनों को लगभग बराबर, महाविकास अघाड़ी में बराबर बराबर का शेयर मिलेगा। 90 सीट्स पे कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, 90 से 100 के ऊपर शिवसेना उद्धव ठाकरे की लड़ सकती है, और इतनी ही सीटें लगभग जो है अजीत पवार मांग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग उसी का कॉम्बिनेशन है। और कहीं चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस लगभग सोच के बैठी थी कि 120 125 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसको कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदों को धक्का लगा है। और अभी थोड़ी देर पहले भी जो है हरियाणा को, झारखंड को लेकर
चुनाव जो बैठक थी वो सीईसी की बैठक चल रही है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में, और उसमें मुझे लगता है कि आज रात तक फैसला हो जाएगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं गया है नामांकन प्रक्रिया के अंदर और जल्दी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो मेरे ख्याल से जो है कल शाम तक या कल दिन तक जो है या आज रात तक एक आध लिस्ट जो है कांग्रेस अपनी जारी कर सकती है। जी जी सर, अब मैं गठबंधन के प्रभाव पर बात करना चाहूंगी। क्या परिवर्तन महाशक्ति का गठन वोट बैंक में बदलाव लाएगा, या संगठन किस वर्ग के लिए मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है? देखिए रुमा, एक दो चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आप समझ लीजिए। इस चुनाव के अंदर मुझे लगता है कि अजीत पवार की भूमिका बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस चुनाव में शरद पवार की भूमिका बहुत ज्यादा रहने वाली है, और वो इस तरह से रहने वाली है क्योंकि जो साउथ ईस्टर्न इलाका है महाराष्ट्र का, विदर्भ के नीचे का जो जितना भी इलाका, जिसे मराठवाड़ा रीजन बोलते हैं, विदर्भ का रीजन है, मराठवाड़ा रीजन में लगभग 44 सीटें हैं जो डायरेक्ट कह सकते हैं जयंत राय पाटिल जरंगे उस पर सीधा सीधा प्रभाव रखते हैं। और उनका कल जो है बैठक भी हुआ है, सैयद नोमानी से होटल में बैठक हुआ है, और मराठवाड़ा का कम से कम 44 सीटें हैं। और जरंगे पाटिल ने साफ तौर पर कहा भी था, चुनाव से पहले कहा था कि अगर मराठवाड़ा आरक्षण की बात चुनाव से पहले नहीं मानी गई तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब वो सुपड़ा साफ किसका करने वाले हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, या जो है लास्ट मोमेंट पर दल बदल के इधर चले जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे? तो एक बड़ा ये इशू रहने वाला है। तो मुझे लगता है इसमें इस रीजन के अंदर जो दखल रखते हैं उनका शरद पवार का काफी अच्छा दखल है, क्योंकि उस रीजन में से पूरा मराठवाड़ा का वोट है, प्लस उसके अंदर मुस्लिमों का वोट है, लगभग 12% मुस्लिमों का वोट है। इसके अलावा दलित वोट अगर उनकी तरफ आ जाता है तो मुझे लगता है कि 44 सीटें बहुत इम्पैक्टफुल जो है रहने वाली है इस रीजन से। इसके अलावा जो ऊपर शुगर बेल्ट है, जो विदर्भ का रीजन है, उसमें कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो कुल मिला के लगभग कह सकते हैं कि 100-125 सीटें ऐसी हैं जो ईस्टर्न महाराष्ट्र में है, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र में है, और कुछ पार्ट जो है साउथ महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये जो एरियाज हैं इनमें चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर ज्यादा सीट इस रीजन में लेती, नेचुरल सी विदर्भ रीजन में जो स्ट्रांग होल्ड है तो वहां ज्यादा सीट लेगी। उस रीजन के अंदर मुझे लगता है कि शरद पवार को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, और कांग्रेस को शरद पवार की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसमें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तालमेल बन सकता है। लेकिन ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब है जब महाविकास अघाड़ी की जो कोई दरार जो दिखाई दे रही है वो अभी उसका पटाशेप हो जाए, कोई बयानबाजी दोनों तरफ से ना हो। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कभी नाना पटोले का बयान आ रहा है, कभी संजय राउत का बयान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि रॉन्ग नैरेटिव चुनाव से पहले एक क्रिएट होता है महाविकास अघाड़ी के लिए। तो अगर वो यही समझौता हो जाता है, सारी चीजों को शांतिपूर्वक सीट शेयरिंग हो जाती है, कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस रीजन के अंदर ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा काउंट कर सकते हैं। जी सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी के लिए नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।